हेलो दोस्तों, क्रैक कंपटीशन में मैं हेमंत कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि पता है अभी आरआरसी ग्रुप डी का मेडिकल एंड डीबीए प्रोसेसिंग में है और ऐसे समय में सबसे बड़ा जो सवाल हमारे दिमाग में घूमता है वो इस प्रकार है कि पोस्ट अलॉटमेंट किस आधार पर होता है। अगर C1 मेडिकल कैटेगरी दिया गया है तो उसे कोई पोस्ट मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। तीसरा जो है वो है कि अगर आपने ट्रैक मेंटेनर को ही फर्स्ट प्रेफरेंस में दे दिया है तो क्या आपको ट्रैक मेंटेनर मिलेगा। और चौथा कि डिवीजन प्रेफरेंस वहाँ पे मांगा है तो कि डिवीजन प्रेफरेंस देने से हमें क्या फ़ायदा मिलेगा। इन सब मुद्दों पर हम लोग बात करेंगे आज के इस सेशन में। देखिए, सबसे पहले हम आज बात करेंगे कि पोस्ट अलॉटमेंट किस आधार पे होता है। देखिए, इसके पीछे बहुत बड़ा खेल है होता है, ठीक है। इसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं जिसमें से जो कारण है वो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। आप देखेंगे सबसे पहला जो कारण है आपका वो है मेडिकल स्टैंडर्ड का। देखिए, आप सभी को पता है कि जो जितने भी हमारे आरआरसी ग्रुप डी में हमें पोस्ट मिलने हैं उनमें जो सारे के सारे कैटेगरी है वो A2 से लेकर के कहाँ तक है, C1 तक के बीच में है। यानी कि जितने भी पोस्ट हैं वो A2 से लेकर के C1 के बीच में है। अब क्या है ना कि जिस बच्चे को A2 दिया गया है, A2 एंड बिलो दिया गया है, वो सारे के सारे पोस्ट पर एलिजिबल है, यानी कि सूटेड है। अब वो उसे कौन सा पोस्ट मिलेगा वो तो बात की बात है, लेकिन इतना तो तय है कि वो सारे के सारे पोस्ट पर एलिजिबल है, ठीक है। अब वो पोस्ट कौन सा मिलेगा वो इन सब बातों पर डिपेंड करेगा कि उसने प्रेफरेंस में क्या दे रखा है, उनके मार्क्स कितने हैं CBT में, उनका डिवीजन कौन सा है, उनका कैटेगरी कौन सा है कम्युनिटी का, इन सब बातों पर डिपेंड करेगा। लेकिन वो एलिजिबल सबके लिए है, ये बात तय है, ठीक है। उसके बाद क्या है, अगर मान लीजिए किसी स्टूडेंट का क्या हुआ कि उसको चश्मा लगाता है तो उसे क्या मिलेगा, उसे मिलेगा A3 एंड बिलो, यानी A3 से लेकर के C1 मिलेगा। तो ऐसे केस में क्या है ना कि A2 वाला जो पोस्ट है वो उस पर एलिजिबल नहीं है, यानी जो पॉइंट्समैन वाला पोस्ट है उस पर वो एलिजिबल नहीं है। बाकी सारे के सारे पोस्ट के लिए वो एलिजिबल है, यानी कि A3 से लेकर के C1 तक के जो भी पोस्ट हैं उस पर एलिजिबल हैं। बाकी ये मिलेगा क्या, वो फिर से इस बातों पर डिपेंड करेगा कि उन्होंने प्रेफरेंस क्या दे रखा है, CBT में उनके मार्क्स कितने हैं, डिवीजन प्रेफरेंस क्या है उनका, और कम्युनिटी कैटेगरी क्या है। इन सब बातों पर डिपेंड करेगा, ठीक है। अब तीसरा और सबसे बात जो मेन होता है वो कलर ब्लाइंडनेस वाला, सबसे बड़ा कन्फ्यूजन यहीं पे होता है। जो कलर ब्लाइंडनेस है उनको क्या दिया जाता है, उनको दिया जाता है स्टैंडर्ड B2 से लेकर के C1 के बीच में। अब ऐसे केस में क्या है ना कि मैक्सिमम जो सीट है वो आपका A2 से लेकर के C1 के बीच में होता है। मैक्सिमम सीट कहाँ से कहाँ तक होता है, A2 से लेकर C1 के बीच में होता है। और B2 वाले और C1 वाले ये पोस्ट थोड़े से कम होते हैं, और आए दिन क्या देखने को मिल रहा है कि डिफरेंट डिफरेंट बोर्ड्स इस सीट को और धीरे धीरे कम करते जा रही है, ठीक है। सीट टोटल तो उतने ही रह रहे हैं, लेकिन जो कैटेगरी वाला जो आपका मेडिकल कैटेगरी C1 वाला जो पोस्ट है उसको दिन ब दिन और कम ही करते जा रहे हैं। तो क्या उनको वाकई में सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इस पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। लेकिन बहरहाल मैं आपको बता रहा हूँ मेडिकल कैटेगरी मतलब क्या रोल प्ले करता है। तो मेडिकल कैटेगरी पोस्ट अलॉटमेंट में सबसे पहला और सबसे मेन रोल प्ले करता है। चाहे आपके मार्क्स कितने भी हों, चाहे आपने पोस्ट प्रेफरेंस कोई सा भी क्यों न दे रखा हो, आपका डिवीजन कोई सा भी क्यों नहीं हो, लेकिन सबसे पहले चीज़ है कि उस पोस्ट के लिए आप मेडिकली एलिजिबल हैं, तभी उस पोस्ट के लिए आपके बारे में सोचा जाएगा। अदरवाइज इवन सोचा भी नहीं जाएगा। इस बात को आप अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पोस्ट प्रेफरेंस। तो पोस्ट प्रेफरेंस पर कैसे डिपेंड करता है चीज़ें, ये भी एक अहम रोल प्ले करता है। अब मान लीजिए, सपोज कीजिए, देखिए कि आपने क्या किया है, आपके पास मेडिकल स्टैंडर्ड है A2 है ना, और आपके मार्क्स भी कितने हैं, मान लीजिए 90 मार्क्स है, ठीक है। और आपने पोस्ट प्रेफरेंस क्या दे रखा है, सबसे पहले ट्रैक मेंटेनर का, ठीक है, TM ग्रेड 4 दे रखा है आपने, मान लीजिए हैं, ठीक है। तो आपको ट्रैक मेंटेनर 4 ही दिया जाएगा। क्यों दिया जाएगा, ये इसके पीछे मैं क्यों इतनी गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, क्योंकि सबसे पहली बात है कि आप सारे पोस्ट के एलिजिबल हैं, और दूसरा सबसे रीजन ये है, कारण ये है कि आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं, और जिसके मार्क्स बहुत अच्छे हैं वो मेरिट में सबसे ऊपर है, और मेरिट में जो सबसे ऊपर है ना उसका सबसे पहला प्रेफरेंस ही दिया जाता है। क्यों, क्योंकि वो सोचते हैं कि कैंडिडेट अगर अच्छे हैं तो उनके प्रेफरेंस में कोई खिलवाड़ नहीं किया जाए, उनको अच्छा जो सबसे पहला प्रेफरेंस है उसको ही दिया जाएगा। और आपको पता है कि ट्रैक मेंटेनर पोस्ट भी अधिक होती है, तो आपको मिल जाएगा आसानी से, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। भले आप उसको अच्छा मानते हैं या नहीं मानते हैं वो आप पर डिपेंड करता है, लेकिन मिलेगा जरूर, ठीक है। अब वो अलग बात है कि आपको अगर आपका लक अलग है या बोर्ड कुछ ऐसा है जो ये सोच करके आपको रेंडमली आपको दे देता है पोस्ट कि चलो A2 है और 90 नंबर है तो उसको पॉइंट्समैन दे दे बिना प्रेफरेंस को चेक किए, तो ये हो सकता है। लेकिन ये वाला चांस जो है आप लक का मानिए, 1% ही चांस है, अदरवाइज ये आपका मिलेगा, ठीक है। अगर आपने वर्कशॉप कोई जरूरी नहीं कि वो ट्रैक मेंटेनर मिल जाए, आपने अगर वर्कशॉप दे रखा है तो वर्कशॉप ही मिल जाएगा आपको, है ना। अगर आपने कोई और डाल रखा है, TLN AC का डाल रखा है तो TLN AC मिल जाएगा, है ना। अगर आपने पॉइंट्समैन दे रखा है तो मैक्सिमम चांस है कि आपको पॉइंट्समैन ही मिल जाए, क्योंकि आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं। तो आपने देखा कि पोस्ट प्रेफरेंस का क्या फ़ायदा होता है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए नेक्स्ट आपका क्या है,
सीबीटी मार्क्स, देखिए सीबीटी मार्क्स भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है इन सब चीज़ों में। कैसे, ये अभी बताता हूँ। देखिए सीबीटी मार्क्स जो है ना, जैसे कि आपको पता है कि आप मान लीजिए कि आपका A2 कैटेगरी है, ठीक है, A2 कैटेगरी है आपका स्टैंडर्ड मेडिकल का, और सीबीटी में मार्क्स आपके मात्र केवल कितने, कट ऑफ से मान लीजिए 2 नंबर ज़्यादा है, मान लीजिए कि 62 मार्क्स है आपका, 60 कट ऑफ गया है और आपका मार्क्स कितने हैं, 62 है। तो आप ये चाहेंगे कि मुझे A2 में पॉइंट्समेंट मिल जाए, आपने प्रेफरेंस भी पोस्ट पॉइंट्समेंट का दे रखा है ना, प्रेफरेंस में आपने पॉइंट्समेंट का दे रखा है, और आपको कैटेगरी भी A2 है, तो लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका मिल ही जाए आपको पॉइंट्समेंट। क्यों? क्योंकि आपके मार्क्स जो है वो कम है। तो जिसके मार्क्स अधिक होंगे और जिसके मेडिकल स्टैंडर्ड A2 है, वो तो सारे अपने ले जाएगा उस पोस्ट को, पॉइंट्समेंट वाले पोस्ट को। तो आपको यहाँ पर ये मिल भी सकता है, लेकिन मिलने के चांसेज यहाँ पर कम हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर लक बहुत बड़ा फैक्टर है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अधिक मार्क्स होने के बावजूद भी अपना प्रेफरेंस किसी और को रख देते हैं और उसको मिल जाता है, तो पोस्ट जो खाली रह जाएंगे तो वो उससे नीचे वाले को दिया जाएगा, उनसे जो नीचे मार्क्स हैं उनको दिया जाएगा, अगर वो सूटेड है A2 के लिए तो, ठीक है। तो सीबीटी मार्क्स भी बहुत रोल प्ले करता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा अच्छे से, ठीक है। और सीबीटी मार्क्स तो वहाँ पर और भी ज़्यादा रोल प्ले करता है जिसके मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है, जिसके मेडिकल स्टैंडर्ड C1 है, ठीक है। इस उनको तो और भी, क्योंकि अगर मान लीजिए कि आपने पहला मेडिकल स्टैंडर्ड दे रखा है या फिर नहीं भी दे रखा है प्रेफरेंस में, अगर मान लीजिए आपको कलर ब्लाइंडनेस है और आपको जो मेडिकल कैटेगरी दिया गया है वो दिया गया, सपोज कीजिए B2 से लेकर के C1 यही दिया जाता है ना, और आपके मार्क्स अगर मान लीजिए 80 है या उससे अलग ज़्यादा है, या फिर 75 यानी कट ऑफ से 10-15 नंबर अगर ज़्यादा है, तो वहाँ पर आपको सीट 100% मिलेगी और आपको C1 वाली मिल जाएगी, क्योंकि आपके मार्क्स इतने अच्छे हैं। तो सीबीटी मार्क्स के बेसिस पे आपको पता है कि आपको उनको पता है कि इनको कैटेगरी ऐसा दिया गया है कि इनको A2 वाला पॉइंट्समेंट नहीं मिल सकता है, मार्क्स इतने अच्छे हैं, तो आपको C1 वाला पोस्ट दे दिया जाएगा आसानी से, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर मार्क्स कम है तो यहाँ पर वो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा और फिर और भी एल्गोरिदम लगाना पड़ेगा, और इसके बारे में हम लोग अगले पेज में बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, डिवीजन प्रेफरेंस। तो डिवीजन प्रेफरेंस क्या रोल प्ले करता है, जैसे मान लीजिए कि मैं चश्मा पहनता हूँ, ठीक है, और डिवीजन प्रेफरेंस में मैंने क्या दे दिया है, सबसे पहला प्रेफरेंस ऐसा दे दिया, जैसे मान लीजिए हमने रतलाम दे दिया है, तो रतलाम में क्या है कि अब मुझे चाहिए, मेरा प्रेफरेंस क्या है, सबसे पहला पोस्ट प्रेफरेंस मैंने दे रखा है वर्कशॉप, और मेरा डिवीजन मैंने दे दिया प्रेफरेंस रतलाम। तो रतलाम में जो है ही नहीं कोई वर्कशॉप, और जब रतलाम में कोई वर्कशॉप ही नहीं है तो क्या मुझे वर्कशॉप मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो फिर क्या होगा, या तो मुझे डिवीजन रतलाम वाला नहीं मिलेगा, सेकंड चॉइस मिलेगा हमें डिवीजन, और या फिर हमें वर्कशॉप वाला हमें पोस्ट ही नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आपको अगर मान लीजिए कि इस तरीके से देखना है कि मुझे वर्कशॉप ही चाहिए, बिल्कुल वर्कशॉप ही चाहिए, तो आपको उसी डिवीजन को चॉइस में देना होगा जिस डिवीजन में वर्कशॉप अवेलेबल है। तो इस बात को अच्छे से पहले सर्च करके तभी आप जाते समय डिवीजन को अलॉट कीजिएगा, डिवीजन प्रेफरेंस को भरिएगा वहाँ पर जब आप डीवी के लिए जाएंगे तब, ठीक है। इसके बाद जो सबसे कम और सबसे लास्ट जो डिपेंड करता है वो क्या है, कम्युनिटी कैटेगरी। तो कैटेगरी में बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे मान लीजिए कि आपका A2 है ना, जैसे कि आपका मेडिकल कैटेगरी सपोज कीजिए A2 है, और A2 में आपके मार्क्स भी जो है ना बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। मान लीजिए कि आपका जो कम्युनिटी कैटेगरी है, सॉरी जो मेडिकल कैटेगरी है वो A2 है, और आप मान लीजिए कि इस कैटेगरी में EWS कैटेगरी में है, ठीक है, EWS कैटेगरी में है, और आपके मार्क्स भी कितने हैं, ठीक ठाक है, मतलब 70 के आसपास है सपोज कीजिए, मतलब कट ऑफ से कम 8-10 नंबर ज़्यादा भी हैं या उससे थोड़ा सा कम भी है तब भी। तो क्या है ना कि जैसे EWS में बहुत ही कम कैटेगरी के बच्चे हैं, EWS कैटेगरी का वो कम बच्चे हैं, और आपको उन कैटेगरी में भी आप क्या किया आपने कि आपके मार्क्स ठीक ठाक हैं। तो ऐसे केस में क्या होगा कि वहाँ पर EWS के मान लीजिए कि 500 सीट में से 200 सीट मान लीजिए EWS का है, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होगा कि 200 उन्हें मिलेंगे नहीं, तो जिनके मार्क्स कम भी है ना EWS में और वो A2 को स्टैंडर्ड को क्लियर कर लिया है, तो उन्हें ज़्यादा चांस है कि उन्हें क्या मिल जाए, उन्हें मिल जाए पॉइंट्समेंट की सीट, ठीक है। तो इस पर भी डिपेंड करता है। इसी तरीके से बाकी सब कैटेगरी में और बाकी सब पोर्ट्स में आप इस चीज़ को, इस एल्गोरिदम को, इस लॉजिक को आप लगा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप पोस्ट अलॉटमेंट का जो खेल आपको समझ में आ गया होगा। तो इसमें सबसे पहली बात यह है कि मेडिकल स्टैंडर्ड है, फिर पोस्ट प्रेफरेंस है, देन CBT मार्क्स है, और उसके बाद डिवीजन प्रेफरेंस है, और फिर आपका कम्युनिटी कैटेगरी है। तो इन सब सारे चीज़ों पर ये जो है ना वो डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए अब अगले सवाल को हम लोग लेते हैं। अगला सवाल ये है कि अगर मान लीजिए कि आपको C1 मेडिकल कैटेगरी मिला है, तो क्या आपको ऐसा है कोई चांस जो आपको
पोस्ट ना मिले, ठीक है। देखिए, तो इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले हमें हिस्ट्री को देखना पड़ेगा। हिस्ट्री क्या, कौन सा लेटेस्ट हिस्ट्री हमारे पास 2018 वाले वैकेंसी का है, ठीक है, जो आपका नोटिफिकेशन 2018 में निकला था आरआरबी ग्रुप डी का, उसकी हम लोग बात करते हैं। देखिए, इसमें क्या किया गया था, जो मोस्ट ऑफ द चांस किया गया था, जैसे मैंने रिसर्च किया, बहुत देर तक सर्च किया, उनके जो नोटिफिकेशन उसको भी चेक किया, तो उसमें क्या था कि जिसको भी पोस्ट अलॉटमेंट किया गया था उनको सबसे पहला जो रखा गया था उसको मार्क्स पर रखा गया था कि भाई कितने मार्क्स है, जो मार्क्स था ना उसको सबसे ऊपर में रखा गया, क्योंकि C1 कैटेगरी तो आपको पता ही है ना, C1 मिल गया है, इसमें मेडिकल तो आपको रहा ही नहीं, मेडिकल झंझट, मेडिकल तो समझ में आ गया कि आपको C1 ही मिला आपको, है ना, तो C1 मिल गया, तो उसके लिए मैं बात कर रहा हूँ, सबके लिए नहीं बात कर रहा हूँ, केवल C1 वाले मेडिकल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो जिसके आपके C1 मेडिकल में मान लिया मिला है आपको, तो सबसे पहला जो कंसिडरेबल चीज़ है वो है मार्क्स का। अगर आपके मार्क्स ज़्यादा हैं तो आपको सबसे पहले पोस्ट मिल जाएगा, ठीक है, C1 वाला ही मिलेगा पोस्ट, दूसरा तो कोई मिलेगा नहीं, B2 से लेकर के C1 वाला, B2 का एक और एक पोस्ट है और बाकी C1 के है कई 4-5 या 5-7 पोस्ट हैं कम से कम। तो आपको ये समझ लीजिए कि जो मार्क्स आपके अधिक रहेंगे तो C1 कैटेगरी में आपको कोई ना कोई पोस्ट मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या है, प्रेफरेंस का। अब मान लीजिए कि प्रेफरेंस ऐसा है कि आपके मार्क्स जो है सो कम है, ठीक है, लेकिन प्रेफरेंस फिर भी आपने C2 को C1 वाले को दे रखा है ऊपर में, तो आपको तब भी सीट मिल जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए मार्क्स भी कम है आपके C1 मेडिकल में और आपने प्रेफरेंस दिया है पॉइंट्समैन का सबसे पहले, यानी A2 वाला दिया है, फिर A3 वाला दिया है, फिर B1 वाले सारे पोस्ट को भर दिया है और लास्ट प्रेफरेंस आपने C1 को दिया है, तो वहाँ पर भी थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अगर लास्ट जो सबसे बड़ी चीज़ है वो था आपका सिंपैथी। सिंपैथी इसलिए इसे कहते हैं सहानुभूति, क्योंकि आपको उन्हें पता होता है जब पोस्ट अलॉटमेंट होता है तो बोर्ड को ये पता होता है कि चूंकि ये B2 से लेकर के C1 यानी कलर ब्लाइंडनेस वाले व्यक्ति है, तो इनको अगर हम नहीं लेंगे तो कोई ना कोई सीट वहाँ पे खाली रह जाएगी, उन्हें कोई सीट नहीं मिलेगी, तो दिक्कत वाली बात होगी। तो थोड़ा बहुत यहाँ पर सिंपैथी भी दिखाया जाता है, वहाँ पर सहानुभूति व्यक्त किया जाता है। और ऐसे केस में जो C1 मेडिकल वाले कैटेगरी वाले बच्चे हैं उनको पहले कोशिश की जाती है कि जो C1 कैटेगरी का सीट है उसको अलॉट कर दिया जाए और बाकी बचे हुए पर बाकी सारे जो A2 वाले या फिर A3 वाले हैं उनको दे दिया जाए सीट। तो थोड़ा सा सिंपैथी का भी रोल होता है दोस्तों। तो ये बात तो इस बात को दावे के साथ नहीं कहा सकता है, क्योंकि सहानुभूति तो सहानुभूति होती है, सहानुभूति तो सिर्फ केवल दया के रूप में दिया जाता है, ठीक है ना, आप इस पर कोई जबरदस्ती का जोर नहीं पड़ेगा, तो ये आप उम्मीद कर सकते हैं केवल, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर हम बात करते हैं इस बार क्या हो सकता है। आपने हिस्ट्री देख लिया कि हिस्ट्री में क्या हुआ था, वहाँ पर क्या था कि कुछ ज़्यादा कैंडिडेट भी बुलाए गए थे, है ना, जब आपका वो हुआ था, लेकिन कहीं कहीं कम भी, मतलब कहीं कहीं एग्जैक्टली बुलाया गया था, कहीं कुछ ज़्यादा ही बुला लिया गया था, तो वो डिपेंड करता है बोर्ड पर भी, ठीक है। तो इसके लिए हम अभी फिलहाल इस बात को दावे के साथ नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस बार हमारी जो उम्मीद है, जैसे हमने बहुत लोगों से बात किया है, तो उस बेसिस पर हम बात करते हैं कि 2019 में क्या हो सकता है। देखिए, तो 2019 में जो है सबसे पहला जो 2019 में रोल प्ले करने वाला वो सिंपैथी है। क्यों सिंपैथी है? क्योंकि यहाँ पर 1:1 को बुलाया, यानी कि सेम रेशियो बुलाया गया, जितने मान लीजिए 400 सीट है तो केवल 400 बच्चों को बुलाया गया। और आपको पता है कि अगर मान लीजिए 400 में से अगर 10 बच्चा या 15 बच्चा, है ना, 10 बच्चा मान लेते हैं कि ये इसको मिला है, ये कलर ब्लाइंडनेस वाला है, तो अगर इन 10 बच्चों को सीट अगर नहीं मिलता है ना, तो क्या होगा पता है, ये 10 सीट खाली रह जाएगी, यानी कि 390 सीट ही भर पाएगा। तो ऐसे में आपको पता है कि इन 10 बच्चों के मार्क्स तो अधिक हैं, यानी कि अब जो दूसरे वाले बच्चे हैं जो अभी जिनका अभी डीबी में नाम भी नहीं है, उनके मार्क्स से तो इन 10 बच्चों के मार्क्स अधिक है ना। तो कोशिश की जाएगी सिंपैथी बेसिस पे कि इन्हें इन 10 बच्चों को पहले से पहले ही C1 वाले पोस्ट को अलॉट किया जाए। अब जो बचेगा सीट ना, वो बाकी वाले बच्चे स्टैंड वालों को दिया जाए, ऐसा उम्मीद हम कर रहे हैं, ठीक है। इसके पीछे का एक और रीजन मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर C1 वाले बच्चे ज़्यादा नहीं मिल रहे हैं। मान लीजिए 100 बच्चे में से मुश्किल से 5 बच्चे या 7 बच्चे ही ऐसे होते हैं जिसमें आपके C1 दिया जा रहा है, ठीक है, यानी जिसमें कलर ब्लाइंडनेस का या फिर कोई और केस की वजह से जो B2 से C1 मिल रहा है उनको मिल रहा है। तो ऐसे केस में क्या है कि मैक्सिमम चांस है, इवन 99% चांस करें, 100% तो नहीं कह सकते, 99% चांस ये है कि आपको कोई ना कोई C1 वाला या फिर B2 वाला पोस्ट आपको जरूर से जरूर मिल जाएगा। एक तो सिंपैथी के आधार पर, दूसरा नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कम होने की वजह से जो आपका C1 वाला कैटेगरी मेडिकल कैटेगरी वाला बच्चा कैंडिडेट है वो कम होने की वजह से आपको 99% चांस है कि आपको मिल जाए, ठीक है। देन आपका क्या है, मार्क्स। इस बार की उम्मीद करें मार्क्स को बीच में रखा है, इसके बाद मार्क्स भी डिपेंड करेगा। अब अगर आपके मार्क्स अधिक हैं और आपके C1 कैटेगरी है तो भी आपको निश्चित रूप से बिना सिंपैथी के भी आपको सीट अलॉट कर दिया जाएगा, ठीक है। और तीसरा जो रहेगा आपका वो प्रेफरेंस रहेगा। तो देख सकते हैं कि इस दोनों में क्या डिफरेंस दिया है। डिफरेंस ये है कि यहाँ पर पहले मार्क्स को कैटेगरी फर्स्ट में रखा गया था, सबसे पहले रखा गया था, सबसे ओवर रेटेड किसका था, मार्क्स का, फिर प्रेफरेंस का, फिर सिंपैथी का। यहाँ पर मैंने क्या कहा है इस बार कि सिंपैथी ज़्यादा रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि इस बार बच्चे
जो है ना 1:1 बुलाए गए हैं, और ऐसे केस में बच्चे ज़्यादा हैं भी नहीं और पोस्ट भी ठीक ठाक हैं, इतना भी कम नहीं है। अगर कम नहीं किया जाता है ऊपर से तो लगभग ठीक ठाक सीट हैं। तो जिस हिसाब से बच्चे C1 वाले C2 वाले हैं उस हिसाब से उनको पहले सीट अलॉट कर दिया जाएगा, ठीक है। ऐसा कई बोर्ड्स के जो है वहाँ पर उनसे हमें बात हुई है, उनसे हमारे बात किया, कम्युनिकेट किया है, तो उनका ये कहना है कि अगर C2 वाले बच्चे हैं, C1 वाले बच्चे हैं तो उनको पहले सीट दे दिया जाता है, ठीक है। अब कई जगह ये मना भी कर रहे हैं कि नहीं पहले मार्क्स देखा जाएगा, ठीक है। तो मिला जुला ये है, लेकिन आप ये मान के चलिए कि सिंपैथी का ज़्यादा ही हमें कॉन्फिडेंस मिला है कि सिंपैथी को पहले देखा जाता है कि चलो उनको C2 है, C1 है, इसके अलावा तो कोई पोस्ट के लिए एलिजिबल ही नहीं है, तो इनको पहले दे दिया जाए, ठीक है। तो इस बेसिस से बाकी ये सब चीज़ तो है ही। ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि इसके पीछे का क्या खेल चलता है, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग बात करते हैं कि अगर मान लीजिए कोई बच्चा है, कोई कैंडिडेट है जो फर्स्ट प्रेफरेंस में ट्रैक मेंटेनर ही दे दिया है, तो अब वो क्या करेंगे, क्या उनको ट्रैक मेंटेनर ही मिल जाएगा? देखिए अब इसके पीछे जो है ना, इसके पीछे भी कई सारे रीजन हैं। अब यहाँ पर देखिए कोई भी चीज़ ये इनकी यहाँ पे जो है ना कोई भी चीज़ आपको बिल्कुल 100% दावे के साथ आप नहीं कह सकते, लेकिन जो मेरा रिसर्च कहता है वो ये है कि देखिए ये सबसे पहली बात ये डिपेंड करता है मेडिकल स्टैंडर्ड पर, डिपेंड्स अपॉन मेडिकल स्टैंडर्ड। यानी कि मान लीजिए आपने ट्रैक मेंटेनर पहले पर दे दिया है और आपका मेडिकल स्टैंडर्ड ही क्या हुआ, आपका B2 से लेकर के C2 C1 आ गया, तो ऐसे केस में तो आप एलिजिबल ही नहीं इसके लिए। तो फिर आपके मार्क्स अच्छे हैं और अगर आपने फर्स्ट प्रेफरेंस ये दे रखा है, लेकिन आपका कैटेगरी अगर आपका B2 से C1 के बीच में है, तो आपको फिर ये सीट नहीं मिलेगी, उसके नीचे वाला सीट आपको, इसके नीचे वाला जो पोस्ट है वो आप उस पर उसको आपको दे दिया जाएगा। अब वर्कशॉप का दे रखा हो या किसी और का भी दे रखा हो, आपको मिल जाएगा पॉइंट्समेंट के अलावा, और ट्रैक मेंटेनर के अलावा आपके जितनी भी पोस्ट पर एलिजिबल हैं और आपने प्रेफरेंस में दे रखा हो मिल जाएगा, क्योंकि आपके मार्क्स अच्छे हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि मार्क्स आपके अच्छे होने चाहिए। अगर मार्क्स अच्छे नहीं है ना तो फिर फंसेंगे आप, क्योंकि फिर दिक्कत होगा आपको, फिर तो आपको ट्रैक मेंटेनर नहीं दिया जाएगा। कई बच्चों ने क्या किया है कि वो जानबूझकर कलर जो विजन टेस्ट है उसमें फेल हो गया है, ताकि उसको कलर ब्लाइंड्स का केस मिला करके उन्हें स्टैंडर्ड दे दिया जाए कौन सा B2 से C1, और उन्होंने जो फर्स्ट प्रेफरेंस में ट्रैक मेंटेनर का दे रखा है वो उनको ना मिले, बल्कि उसके सेकंड प्रेफरेंस मिलेगा। लेकिन वो ये रिस्क वही बच्चा ले सकता है जिनके मार्क्स काफ़ी अच्छे हों। अगर मीडियम मार्क्स वाले या फिर कम मार्क्स वाले बच्चे अगर ये रिस्क लेंगे तो फिर वहाँ पर फंसना उनका तय है, फिर दिक्कत हो सकती है, फिर 100% गारंटी दिया जाएगा आपको कि मिल ही जाएगा सीट, ठीक है। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अगर आगे आने वाले जो आपको हैं तो कभी आप ये सोच रहे हो कि B2 से हम C1 जानबूझ के दे देंगे क्योंकि मेरे मार्क्स अच्छे हैं नहीं, मतलब अच्छे नहीं भी हैं तब भी हम दे देंगे, तो वहाँ पर आप थोड़ा सा आपके लिए रिस्क लेंगे, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। नौकरी कोई भी मिल जाए कोई दिक्कत नहीं है, बाद में इधर उधर होते रहिएगा, बाद में आगे और भी चांस मिलेंगे आपको आगे बढ़ने का, लेकिन अभी नौकरी मिल जाए तो ये सबसे बड़ी बात होगी, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो मेडिकल स्टैंडर्ड पर डिपेंड करता है। दूसरा क्या है, डिपेंड्स अपॉन बोर्ड। अब अलग अलग जो RRC बोर्ड है ना वो अलग अलग तरीके से इस चीज़ को देखती है। वो देखता है कि आपने भले कोई बोर्ड ये देखता है कि अगर मान ली फर्स्ट प्रेफरेंस पर आपने ट्रैक मेंटेनर दे दिया है लेकिन आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं और आपने A2 कैटेगरी को क्वालिफाई किया है मेडिकल में, तो आपको फिर वो बोर्ड ये सोच करके कि चलो बच्चा अच्छा है और इसकी कैटेगरी भी ठीक है, मेडिकल भी अच्छे हैं, मार्क्स भी अच्छे हैं, तो आपको फिर वो पॉइंट्समेंट दे सकते हैं, ठीक है। अगर आपने सेकंड थर्ड में भी दे रखा है तब भी पॉइंट्समेंट आपको दे सकते हैं। और कोई बोर्ड ये सोचता है नहीं हम तो बिल्कुल रूल के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, है ना, तो वो आपको फिर से ट्रैक मेंटेनर दे देंगे। और कई बोर्ड में होता है कि रैंडमली देते हैं सीट को, रैंडमली, तो उसको आपको पता भी नहीं चले, उसको खुद ही नहीं पता था हम किसको क्या दे रहे हैं, केवल देख लिया कि A2 क्वालिफाई, मतलब मार्क्स कुछ नहीं देखता, रैंडमली देता है वो सीट को। तो वहाँ पर भी मतलब आपके लिए फ़ायदेमंद भी हो सकता है और नुकसानदेह भी हो सकता है। फ़ायदेमंद हो सकता है, क्या पता आपको रैंडमली में पॉइंट्समेंट मिल जाए, और क्या पता आपको रैंडमली में ट्रैक मेंटेनर ही दे दिया जाए, तो वहाँ पर तो हम कुछ कह ही नहीं सकते, ठीक है। नेक्स्ट क्या आपका, नेक्स्ट डिपेंड्स अपॉन द मार्क्स। अब देखिए वही बात है, मार्क्स की बात है, तो मार्क्स अगर बहुत ज़्यादा है तो आपको पॉइंट्समेंट भी दिया सकता है अगर आपने A2 को क्वालिफाई कर दिया, तो जैसे मैंने कहा भी कई बोर्ड ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपका डिपेंड्स अपॉन लक। तो लक वाली जो बात है वो रेंडमली वाली बात है। रेंडमली में अगर आपको दे दिया, देखा आपकी ठीक ठाक है, चलो इससे आधे वाले ये चूँकि आप A2 से क्वालिफाई, तो A2 वाले जो सबसे ऊपर वाला रोल नंबर है वो जितनी भी सीटें हैं ट्रैकमेंट को दे दो, उसको पॉइंट्समैन को दे दो। तो पॉइंट्समैन में अगर आपका नंबर आ गया, तो मतलब रोल नंबर आ गया, फिट हो गया, तो आपको पॉइंट्समैन दे, क्योंकि आप सारे के सारे जो पोस्ट है उसके एलिजिबल हैं, क्योंकि आपको A2 मिला है, ठीक है। तो ऐसे केस में भी आपको फिर ट्रैक मेंटेनर देने से बच सकते हैं, यानी कि लक आपका काम कर गया तो यहाँ पर आप फायदे में रह सकते हैं। अदरवाइज कोई जरूरी नहीं है कि ऐसा हो, लेकिन मेन जो चीज़ होगा वो आपका मेडिकल स्टैंडर्ड डिपेंड करता है, बाकी चीज़ें तो केवल समझ लीजिए लक बाय चांस वाली बात है, ठीक है। तो ये आपका जो था, ये अगर ट्रैक मेंटेनर आपने दे दिया तो इसके पीछे का ये कारण हो सकता है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट और ये है कि आपका डिवीजन प्रेफरेंस से क्या फ़ायदा मिलेगा। देखिए डिवीजन प्रेफरेंस से बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। पहला तो ये है कि आप डिवीजन उनको फर्स्ट प्रेफरेंस पर दे दीजिएगा। अब आप जाने वाले जो बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो अभी उनका DB या मेडिकल होने वाला है कुछ दिनों में, तो देखिए सबसे पहली बात ये है कि आप डिवीजन प्रेफरेंस उनको चूज कीजिएगा
जो आपके घर के नज़दीक हो, भले ही आपके 200 किलोमीटर या 500-400 किलोमीटर का डिफरेंस तो रहता ही रहता है हर डिवीज़न में, 200-300 का। तो अब इतना भी अगर आपके नज़दीक है तो समझ लीजिए कि 3-4 घंटा आप बचा पा रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए कि आपके घर से नज़दीक कौन-सा डिवीज़न पड़ रहा है, तो उसको आप पहले प्रेफ़रेंस में डालिएगा, ठीक है? नेक्स्ट है पोस्ट अलॉटमेंट। पोस्ट अलॉटमेंट क्या है ना कि जैसे कि अभी मैंने बताया था कि जैसे मान लीजिए आपने वर्कशॉप आप में चाहते हैं जॉब करना और ऐसे जगह ऐसे डिवीज़न में दी ही दे मत दीजिएगा प्रेफ़रेंस जिस डिवीज़न में वर्कशॉप है ही नहीं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर आप वर्कशॉप में काम करना चाहते हैं तो सिर्फ उसी डिवीज़न में अपना फर्स्ट प्रेफरेंस डालिए जिस डिवीज़न में वर्कशॉप अवेलेबल है, तो ये बात भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका लोकेशन एनवायरनमेंट, देखिए कई सारे ऐसे सिटीज़ हैं जैसे साउथ के सिटीज़ हैं या फिर आपका वेस्ट के सिटीज़ हैं, वहाँ पर आपके खान-पान या आपका रहन-सहन वो आपका सूट नहीं करेगा अगर आप नॉर्थ ईस्ट के या फिर नॉर्थ इंडियन हैं। तो ऐसे केस में थोड़ा-सा लोकेशन का और एनवायरनमेंट का भी मतलब थोड़ा-सा नज़रअंदाज आप नहीं कर सकते, उसको भी देखना पड़ सकता है आपको। तो उसके अकॉर्डिंग भी आप सोच समझ करके इस डिवीज़न को जब भी अलॉट कीजिएगा प्रेफ़रेंस तो आप देखिएगा, ठीक है? और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं तो आप अपने हिसाब से सोच सकते हैं। मैं सारी चीज़ें नहीं बताऊँगा बट आप इसी को सोच सकते हैं खुद भी कि डिवीज़न अगर आपका नज़दीक है घर से, अगर आपको पोस्ट देखना है, आपको कोई हाँ, मोड में क्या हो सकता है जैसे मैं बता रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कि कोई सिटी है जो बहुत ही महँगा शहर है, ठीक है? तो वहाँ पे क्वार्टर अवेलेबल नहीं है, डेंसिटी ज़्यादा है, तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तो कई चीज़ें सूटेबल नहीं भी है, कुछ चीज़ें सूटेबल है भी आपके लिए, तो उस बेसिस पे आप उस चीज़ को निर्णय लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग और डिसीजन लेकर के अपना प्रेफ़रेंस को भरिएगा। तो चलिए आपको डीबी के और मेडिकल के लिए बेस्ट विशेज़ के साथ मैं आज की इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है? अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा ताकि आगे जो भी नेक्स्ट आपके वीडियो मिले तो आपको बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट मिल जाए समय पर, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।